नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ भोपाल हाट में क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आज भोपाल हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने वाली यह प्रदर्शनी हमारी पारंपरिक शिल्प कला, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सशक्त माध्यम है। हमारी सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और कारीगरों को सशक्त मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक में केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक में, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी है, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी। फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगाए, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है, तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का, बाकी का ब्याज का, उसमें तो अनुदान देते ही हैं, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीने सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुष्ठान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत है, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई भी देता हूँ। और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनार जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे। और ये यही नहीं रुकना है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़कर भी ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुँचाने के लिए जो बन पड़ेगा, माहेश्वरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन, अभी महामहिम में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास और बहुत नाम मात्र की उसमें। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारी सारी होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी, हमारे यहाँ थी कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, और संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के लोग बताते हैं, मैं कोई इसका विज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें। लेकिन आप दोने पत्तल भी पत्ते में कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया, वो एक जहाँ कार्यक्रम हो बजाय प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का विकल्प देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की ये चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद भी महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है, तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन करें महामहिम माननीय आनंदीबेन पटेल साहब का। हमारी मेरे मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी हमारे लघु उद्योग और कुटीर मंत्री हैं। इस अवसर पर श्रीमती अनार बहन जो संस्थापक है क्राफ्ट रूट्स की, और लगातार ये जो ग्राम श्री का अभियान लेके चली है संस्था के लिए, जोरदार अभिनंदन आपका इस पवित्र भाव के लिए। डॉक्टर विद्या राकेश जी, आपका भी अभिनंदन। श्री आशीष अग्रवाल जी, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। क्राफ्ट मेला
मध्य प्रदेश में दूसरा है। 5 दिन पहले हो गया और आज भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री ये एग्जीबिशन है, जो छोटे हमारे कार्यक्रम हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से छोटे नहीं है, ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जो हमारी विरासत को बचा कर रखा है। उनको ये भी पता है कि इसमें से मिलना है बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं और पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उसको बचाना चाहिए, ये मानकर इसमें काम करते हैं। इतना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब टेक्नोलॉजी आ गई, स्वाभाविक है कि सबको अच्छे अच्छे प्रकार के कपड़े चाहिए, अच्छी डिजाइन के कपड़े चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए और नवा कुछ चाहिए। अब रोज नया कहां से आए, और इसी वजह से डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने डिजाइनर भी रखा। विदेशों से कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और वो भी ऐसे आर्टिस्ट के साथ जुड़ गए हैं। ये पूरी जो संस्था बनी है वो लगभग 24-25 साल से चल रही है, और इसका नाम जो कामोश्री, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, आज से 25 साल पहले अहमदाबाद में मैं जब महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, और अभी ने हम सब लोगों को एक सुझाव दिया था सालों पहले, कि हमारे घर में कई प्रकार के कपड़े होते, कई प्रकार के कपड़े होते, क्या हम एक सूट एक साड़ी क्या खादी का नहीं कर सकते? मैं सालों पहले की बात करती हूँ। एक सूट खादी का खरीदो, और उसका आयोजन हुआ। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से खादी भंडार में जाने लगे, और साड़ी, हम साड़ी खरीदते थे, कोई टॉवेल खरीदता था, कुछ न कुछ एक चीज आप जरूर खरीदो। और आज इसका कितना बड़ा परिणाम आया है कि करोड़ों को रोजगार मिला है और लोग खरीद रहे हैं। अब तो फैशन भी उसकी हो रही है। इसी तरह मैं ये भी कहती हूँ कि हमारे घर में एक क्राफ्ट का चीज होनी चाहिए, कि कोई भी खरीदो, लेकिन आप बताओ कि हमारी क्राफ्ट है, ये हमारे हिंदुस्तान में बनती है। जिस तरह बताया ना हम लोगों के कांसे के वासन कहाँ बनते हैं, क्योंकि ये दिल को टच करती है ऐसी चीजें। और ये जो बनाते हैं ना, ये बनाते हैं ना, इसमें कला होती है। मैं मध्य प्रदेश में काफी समय घूमी हूँ, 2.5 साल इधर में रही हूँ, और सभी प्रदेश में, सभी जनपद में मैं गई हूँ, अनेक चीजें मैंने देखी। उत्तर प्रदेश में भी 75 जनपद है, एक भी जनपद छूटा नहीं। कई जनपदों में चीजें देखने के लिए, कैसे आप बनाते हो, डिजाइन कैसे बनाते हो, और ये चीजें देखने में भी बहुत ही मजा आती है। और देखने के बाद मैं वहां से अटकती रही हूँ। लेकिन ये संस्था जो काम कर रही है, ऐसी संस्थाओं के बारे में वो तैयार करती है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। लालकृष्ण अडवाणी जी हम लोगों को बताया कि देखो, पूरे भारत में आज भाजपा का संगठन मजबूत करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं। जहां भी संस्था देखो, सब लोगों की संस्था है, हम इसमें पीछे हैं। और इसी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनानी चाहिए और समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज की समस्याओं का निराकरण लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसको जितनी मदद चाहिए, इतनी सरकारों के, सरकार किसी भी हो, लेकिन उसको मदद करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बात हमारे सबके समक्ष रखी, और मुझे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए। और खास करके महिलाओं के बारे में काफी मार्गदर्शन लालकृष्ण अडवाणी जी ने दिया था। गुजरात में महिलाएं बहुत ही आगे हैं, आप प्रयास करिए तो एक मजबूत संगठन बना सकते हो। और हम लोगों ने प्रयास किया, रजिस्ट्रेशन किया। अब प्रश्न आया नाम का, कि ये रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन नाम चाहिए, क्या नाम दीजिए।
ये पूरा मार्गदर्शन में आयोजन करने में सक्रिय भूमिका महामंत्री की नरेंद्र भाई मोदी की थी और उन्होंने नाम हमें सुझाया कि हमें ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करना है और इसी वजह से उसका नाम गामश्री रखिए और गामश्री नाम रखना चाहिए। और आज पूरे भारत में और विदेशों में इसकी प्रोडक्ट पहुंची है गामश्री के नाम से, तो खुशी होती है। हुआ ऐसा कि मैं तो इसके बाद राज्यसभा की सदस्य बन गई, तो काम कौन मत करेगा। सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर कहा कि अभी किसी को आपको रखना पड़ेगा कि रखना नहीं है, लेकिन सबको साथ में मिलकर काम करना है। उसी समय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, जहाँ मैं जाती थी मेरी साथ साथ आती रहती, सब देखती रहती थी। तो उसने कहा कि मम्मी मैं देखूंगी। तो पिछले 25 साल से वो एक काम कर रही थी। मैं राजनीति में भी कई लोग मुझे पूछते थे कि आपके बाद कौन आएगा। मैंने कहा कहाँ आएगा, आप बताइए मुझे। एक पत्रकार बंधु इधर है, मुझे पूछते रहते थे। मैंने कहा मेरे परिवार में से कोई नहीं आएगा, सिर्फ समाज का काम करेगा। वारसाई नहीं होती है मित्रों, और इसी वजह से पिछले 25 साल से लाखों महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, आत्मनिर्भर बनाया है। अब ये हमारा पूरा परिवार बन गया है। आज यहाँ ग्राम श्री संस्था के द्वारा श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनके अध्यक्षता में मेरे मुख्य आतिथ्य में देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का ये 5 दिवसीय उत्सव अहिल्या महारानी के जन्मोत्सव के क्रम में ही एक तरह से माना जा सकता है, जब उनने लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वरोजगार बनाते बनाते सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। स्वदेशीकरण, और यही यशस्वी प्रधानमंत्री का मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे बीच जब यशस्वी प्रधानमंत्री परसों पधार रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सेक्टरों से जिसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, सुशासन की दरकार हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व अवसर पर जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, बहनों के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंता की जा रही, मैं उससे संतुष्ट हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परसों आने वाला भोपाल मध्य प्रदेश का दौरा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत आनंद के साथ पूरा आयोजन संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से ग्राम श्री प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर भी और माननीय प्रधानमंत्री के शुभागमन के अवसर पर दोनों तरफ मेरी शुभकामनाएं। मैं बुंदेलखंड जा रहा हूं, मुझे इस बात का संतोष भी है। बुंदेलखंड पन्ना और महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराजा छत्रसाल की भी जयंती। मैं दोनों महापुरुष को स्मरण कर रहा हूं। महाराणा प्रताप जिनने स्वदेशी के लिए देशभक्ति की उत्कृष्ट मिसाल और उनका अपना चेतक का प्रिय सवारी वाला घोड़ा और महाराणा प्रताप का जीवन, स्वाधीनता के लिए उन्होंने चाहे घास की रोटी पसंद की, लेकिन अकबर और उनके तमाम मुगल सत्ता के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम महाराणा प्रताप ने किया है। उसी के समान महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड में अलग जगह करके अपनी स्वाधीनता की ललक दिखाई। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। यहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के खिलाफ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक शांतिपूर्ण एवं सशक्त विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वे इस मुद्दे पर पार्टी की स्पष्ट भूमिका एवं आगामी रणनीति साझा करेंगे। को प्रेस नोट दिया गया है कि हमारे संविधान के रचयिता पिछड़ों, दलितों, सभी के लिए लोग भगवान भी मानते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं। आप देखे होंगे जितनी बड़ी जयंती माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मनाई जाती है, उतनी धूमधाम से किसी की जयंती आज तक नहीं मनाई जाती है। आप सब ने देखा होगा पूरे देश से लेकर विदेशों में मनाई जाती है। आप देखेंगे इनकी जो मूर्ति है वो सिडनी में भी लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी लगी हुई है, लेकिन
कुछ मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में माननीय उच्च न्यायालय में माननीय जज साहब अपना आदेश दे के गए हैं। कोर्ट का आदेश को लोग नहीं मान रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक जो उनकी मदर शाखा है आरएसएस, जो इनके आका हैं, उन्होंने रिट भी दायर की हुई है कि मूर्ति के विरोध में। तो समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करके निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। ग्वालियर में 9 जून को 9 जून मूर्ति वहीं लगेगी और ये लोग अगर शांति से लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आंदोलन के द्वारा मूर्ति भले ही इनके आका उसमें शामिल हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन लगानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की आप चाल देखेंगे कि जब कोर्ट का आदेश है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी और केंद्र में भी है। ये लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अभी तक कलेक्टर साहब चाहते तो मूर्ति को लगवा सकते थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने अभी तक मामले को अटका के रखा हुआ है, क्योंकि बाद में अचानक से भारतीय जनता पार्टी आएगी और कहेगी कि अब बाबा साहब की मूर्ति हम लगवा रहे हैं। आप सोचिए, मूर्ति को न लगवाना कितना बड़ा अपमान है। ये देश को, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी और हम लोग भारतीय संविधान, जो बाबा साहब इसके रचयिता हैं, श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हम लोग इसको मानने वाले लोग हैं। इनके मंत्री भी नहीं मानते हैं, जो भारतीय सेना का अपमान करते हैं, भारतीय महिलाओं का अपमान करते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी संविधान की शपथ ली है। लेकिन झूठी शपथ खाने वाले ये लोग हैं जो संविधान को ही नहीं मान रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी, चाहे हम लोगों को बलिदान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वहाँ मूर्ति को जो घटना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत शर्मनाक है। पहली मांग मेरी ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है और भाजपा के जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो भी आरएसएस के यहाँ संगठन मंत्री हैं, वो ये बताएं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। बाबा साहब की मूर्ति के लगने के पक्ष में है न्यायालय के आदेश के बाद में या विपक्ष में है? क्योंकि हमने सब में देखा है, मंडल कमीशन का इन्होंने विरोध किया था, जाति जनगणना का इन्होंने विरोध किया था, पीडीए का ये विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का काम वो करें। दूसरी मांग ये है कि रामजी लाल सुमन जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की है, क्योंकि हमारे को लोकल एसपी कलेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो जिस तरीके से आगरा में हो गया या जिस तरीके से मथुरा, जहाँ जहाँ पर वो जा रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उससे लगता है कि भाजपा पूरे तरीके से मन बना चुकी है कि जो इस देश के अंदर दलितों की एक बहुत बड़ी आवाज़ है संसद के अंदर और सड़कों के ऊपर, वो उसको कुचलना चाहते हैं। इसीलिए हमारी ये अपील है कि उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया जाए। और एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम किसी से टकराने के लिए, लड़ने के लिए नहीं जा रहे। समाजवादियों ने बराबर कहा है कि हम छेड़ेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं।
मतलब ये है कि हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि बाबा साहब का इस तरीके का अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को कि आप अगर इस गलत फहमी में हैं कि 2-4 लोगों को आगे करके आप इसको रोक लोगे, तो पूरे देश के अंदर बाबा साहब को मानने वाले और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग ग्वालियर में डेरा जमाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, आईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों पर बोले, गुजरात की तर्ज पर संगठनात्मक बदलाव हो रहा है। पार्टी की कैसे मजबूत किया जाए और आम कार्यकर्ता को कैसे सम्मान दिलाया जाए, इस विचार को लेकर सभी जिलों में एआईसीसी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पंचायत और वार्ड स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा को कैसे नीचे उतारा जाए, उस पर पार्टी ने विचार किया है। भविष्य की यह रणनीति है, इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। भीतर घातियों को कांग्रेस करेगी चिन्हित, भीतर घातियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पार्टी से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में, उनको न्याय दिलाने का किया जाएगा काम। राहुल गांधी जी की सोच है कि जो जमीन पर पार्टी के लिए काम करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। 3 तारीख को राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं। आईसीसी पर्यवेक्षक, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे संवाद। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल होगा। 3 जून को राहुल गांधी जारी करेंगे पीसीसी पर्यवेक्षकों की सूची। धन्यवाद आदरणीय मुकेश भाई और सम्मानित पत्रकार बंधुओं। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का स्टेट रहा है। वो कांग्रेस हमेशा मंथन करती रही है कि हमें जब 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते हैं, सत्ता से हम क्यों दूर हो जाते हैं। और ये मंथन दिल्ली में काफी समय से माननीय राहुल जी और खड़गे जी और पूरी पार्टी कर रही थी कि हम सत्ता के इतने करीब होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि पार्टी जन सेवा के साथ कैसे संगठन के माध्यम से जुड़े ताकि भविष्य में हम एक लोकप्रिय सरकार बना सके। निश्चित तौर से संगठनात्मक रूप से एक नवाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। जो आपने देखा है, गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल की तर्ज पे चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश की बारी है, इसके बाद अन्य राज्यों की बारी आएगी। तो हम समझते हैं कि ये एक सिर्फ ढांचा नहीं बदल, हम एक दिशा बदलने में काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संकल्प है जनसंपर्क, जनशक्ति और जनसेवा। इसको लेके हम लोग ने शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय का प्रदेश में दौरा है संगठन और सृजन को लेके, और ये हम लोगों ने 2025 को संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को कैसे मजबूत करे, इसको लेके मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, राहुल जी, पार्टी के सीडब्ल्यूसी ने तय किया है कि पूरे साल हम संगठन पे अपना फोकस करें और संगठन को किस प्रकार से जन सेवा से जोड़े, जनशक्ति से जोड़े, संगठनात्मक रूप से हम कैसे पार्टी को मजबूत करें और एक आम कार्यकर्ता को सम्मान कैसे मिले। सामान्यतः ये होता है, कोई भी सरकारें जब आती है तो जो छोटा कार्यकर्ता रहता है वो कहीं दूर हो जाता है। राहुल गांधी जी की ये सोच है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को अधिकार कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, उसकी लड़ाई कैसे पार्टी लड़े। और यही इसी को लेके पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जिसकी सूची आपके पास आएगी। और जिले के अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, ब्लॉक अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेके पार्टी बड़ी गंभीर और चिंतन किया है। उसके बाद ही ये मॉडल आया है और इसी को लेके हम लोग चाहे पंचायत स्तर पे हो
चाहे वार्ड स्तर पर हो, समिति बनाना, सदस्य को जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हो या कांग्रेस की को भविष्य के अंदर एक देखना चाहता है जनसेवा के रूप में उस सत्ता में, उसको कैसे जोड़ना, कांग्रेस की विचारधारा को नीचे तक कैसे पहुंचाना, जमीन तक, ये कांग्रेस का एक नवाचार है। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि इससे एक सामाजिक बदलाव होगा। सामाजिक रूप से जो ऐसे कई वर्ग हैं जो छूट जाते हैं, उन तक पार्टी की अपनी विचारधारा पहुंचाना, उन्हें पार्टी संगठन से कैसे जोड़ना। जैसे हमारा इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें हम कैसे महिलाओं को, बहनों को अधिकार मिले, कैसे राजनीतिक के माध्यम से वो जनसेवा में आगे आए, उसको लेके भी एक एजेंडा है हमारा। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये भविष्य की हमारी रणनीति है और इस रणनीति का फायदा कांग्रेस को भविष्य में मिलेगा। और ये एक जवाबदारी, एक नई प्रणाली है जिसका एक एक व्यक्ति को अधिकार मिलेगा। उसकी पार्टी अपने स्तर पर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज बुलंद रहे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग रहे, समन्वय रहे कि किस प्रकार एक छोटा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए झंडा उठाता है उसका भी उसका सम्मान मिलेगा, उसको भी काम मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जिला स्तर पर संगठनात्मक रूप से पुनर्गठन की एक योजना है। और जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे लोग भी है जो भीतरी जाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन को लेकर एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। मंगलवार को मुंबई की ट्रैवल ब्लॉगर और श्रद्धालु नैना ने रोते हुए मंदिर में सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार और वीआईपी संस्कृति पर नाराजगी जाहिर की। बताया वह पति अर्पित के साथ बाइक से भारत भ्रमण पर निकली हैं। इस दौरान वे महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंची। सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगे। 2 घंटे बाद 7:30 बजे उनका नंबर आया। उनके हाथ में फोन देख महिला सुरक्षा कर्मी चिल्लाने लगी। जब नैना ने सफाई दी तो एक पुरुष गार्ड अभद्रता करने लगा। वहीं दूसरी ओर वीआईपी लाइन में लोग वीडियो बना रहे थे। उन्हें जबरन पकड़कर अपराधियों की तरह कंट्रोल रूम ले जाया गया। बाइक राइडर जो है उन्होंने दर्शन को लेकर आरोप लगाए कि महाकाल मंदिर की सुरक्षा कर्मियों द्वारा अभद्रता की गई और दर्शन नहीं करने दिए गए। तो क्या कुछ कहना चाहिए सर इस विषय पर? अभी एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें दर्शनार्थी के द्वारा यह बताया गया है कि उनके साथ सुरक्षा गार्ड द्वारा अभद्रता की गई एवं दर्शन नहीं करने दिए गए, जिसकी वस्तुस्थिति यह है कि ये दर्शनार्थी जो हैं ये 20 मई को दर्शन करने के लिए आए थे और जब ये मोबाइल फ़ोन और कैमरा जो लेकर गणेश मंडप के अंदर गए तो वहाँ सुरक्षा गार्ड द्वारा बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर इनसे निवेदन किया गया कि मंदिर में जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है और सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल और कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा सुरक्षा गार्ड से जो है अभद्रता कर और ये नहीं माने, मोबाइल फ़ोन इनका फिर निवेदन करके अंदर रखवाया गया। फिर इनके दर्शन कराए गए विधिवत दर्शन कराने के बाद इनको समझाइश दी गई है। तो इनके दर्शन भी विधिवत हुए हैं और सुरक्षा गार्ड के द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई है। निवेदन पूर्वक इनसे जो है मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है ऐसा करके इनको बताया गया था। सर इसमें देखने में आ रहा था कई वीआईपी श्रद्धालु प्रतिदिन मोबाइल लेकर जा रहे हैं जिसकी वीडियो भी सामने आ रहे हैं रोजाना की। अभी पिछले कुछ दिनों से मंदिर में मोबाइल फ़ोन और कैमरा को लेकर सख्ती की गई है। उसी का ही ये परिणाम है कि इस पर्टिकुलर केस में भी सुरक्षा गार्ड के द्वारा त्वरित जो है इनके साथ में इंटरेक्ट करते हुए और इनको बताया गया कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं। सर मीडिया ये कहना था कि उनके आगे जो दर्शन कर रहे हैं वो लोग कैमरा मोबाइल चला रहे थे। दूसरी बात ये कि अगर ये मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर के पहले ही उनको मोबाइल और ये इन सब चीज़ों के लिए रोका क्यों नहीं जाएगा, बाद में क्यों? नहीं, निश्चित रूप से सुरक्षा जो गार्ड हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी दर्शनार्थी को मोबाइल फ़ोन और कैमरा लेके अंदर ना आने दें। लेकिन जब ये उसके बाद भी छुप के कैमरा अंदर लेके आ गए तो इनको मना किया गया
और जिस समय पे इनका जब दर्शन किया गया उस समय पे किसी भी व्यक्ति के हाथ में, इनके अलावा किसी भी और व्यक्ति के हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं पाया गया। महाकाल मंदिर समिति से एक पत्र जारी हुआ है मीडिया के प्रवेश को लेकर, किस प्रकार का है पूरा विषय? नहीं, ये तो अलग मैटर है ना। नहीं तो अलग ही ले रहे हैं, कट लगाते जा रहे हैं अलग। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना संजीवनी नगर चौकी स्थित धनवंतरी नगर में बीते 31 दिसंबर को पाटन रोड सुख निवासी महेश ठाकुर रात लगभग 10 बजे जब HP पेट्रोल पंप के सामने अंधुआ पहुंचे, तभी एक मोटरसाइकिल में अज्ञात 3 व्यक्ति आकर उसकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और 2 व्यक्तियों ने चाकू निकालकर उसको घेर लिया और तीसरे व्यक्ति ने राकेश पटेल को चाकू अड़ा दिया और उसका रेडमी कंपनी का मोबाइल और जेब में रखे 1320 रुपए निकाल लिए। राकेश पटेल का कोई सामान नहीं लिए। तीनों अज्ञात व्यक्तियों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच होगी। तीनों मुंह बांधे हुए थे। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1/25 धारा 309(4) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी BD त्रिवेदी ने बताया, अपराध को लेकर लगातार आरोपियों की तलाश जारी थी। इसी दौरान उन्हें विश्वसनीय से सूचना मिली कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले युवक गोरखपुर क्षेत्र के तलाश पतासाजी करते हुए पुलिस ने कृष्ण वाल्मीकि बेन मोहल्ला रामपुर, मोहम्मद जुनेद शक्ति भवन गोरखपुर और मोनू पटेल रामपुर को अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की। तीनों ने उक्त घटना करना स्वीकार किया और आरोपियों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त करते हुए तीनों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। सर, लूट के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये पूरा घटनाक्रम क्या था और कहां से गिरफ्तार किया? ये 31st की नाइट में मेडिकल का कर्मचारी था, वो जा रहा था तो अंधमुख बाईपास के पास धनवंतरी नगर तिराहा से बाईपास के बीच में 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने इनके साथ लूट की थी, जिसमें थाना में अपराध क्रमांक 1/25 कायम किया गया था। लूट की धाराओं में लगातार इनकी तलाश पतासाजी की जा रही थी। CCTV कैमरे से कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि रात का समय था और कोहरा वगैरह था, तो उस समय कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे प्रयास के दौरान मुखबिर से कुछ सूचना मिली कि गोरखपुर क्षेत्र के 2-3 लड़के जो उस दिन देखे गए थे, जिनको संदेह के आधार पर उठाया गया, जिनके द्वारा अपराध कबूल किया गया और लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया था, जिसमें कृष्ण वाल्मीकि पिता राजू वाल्मीकि रामपुर का है, दूसरा है मोहम्मद जुनेद, ये भी रामपुर का है, तीसरा मोनू पटेल है। ये तीनों कम उम्र के बच्चे हैं, 20 साल के, 20 साल 18 साल 21 साल के, और ये अपनी जैसी ज़रूरतों को पूर्ति करने के हिसाब से लूट की घटना की थी। ये तीनों आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? तीनों आरोपी रामपुर के हैं, जो गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंदर। इनसे नकदी भी बरामद किया गया था? इनका नकदी चूँकि बहुत कम मात्रा में थे, 500-700 रुपये थे, तो वो खर्च कर लेना बताया। मोबाइल बरामद की गई है और इनके लूट की बाइक वगैरह, जिस बाइक से लूट की थी। फरियादी कौन था सर इसमें? फरियादी अपने मेडिकल के कर्मचारी थे, जिनका महेश ठाकुर थे, पिता द्वारका प्रसाद ठाकुर, ये मेडिकल में काम करते थे उसमें। राइट टू एजुकेशन के तहत खुली लॉटरी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र हरजिंदर सिंह ने ITE पोर्टल का बटन दबाकर किया शुभारंभ। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए खुली लॉटरी। प्रदेश के 18,422 निजी स्कूलों में 93,822 छात्रों का होगा चयन। इस अवसर पर MPSEDC और राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी उपस्थित रहे।